13 जुलाई 2021 के द हिंदू एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हमारे टेबल के ऊपर दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जियोग्राफी के साथ जुड़े हुए हैं, क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे का टॉपिक बन सकता है, जनरल स्टडीज़ का एक प्रश्न बन सकता है और हर साल आपको प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रश्न जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनते जा रहे हैं। इंटरव्यू में भी आपको इसके ऊपर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स आपकी मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर हम डेयरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे और फेसबुक और उसका जो केस चल रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर एक ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, प्राइज, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। यू कैन ऑल्सो विजिट studyiq.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आज की पहली खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, हमारे टोटल 8 स्टेट्स हैं, राइट, 7 सिस्टर्स हम इनको कहते हैं। 7+1 जब कहते हैं तो यहाँ पर हम सिक्किम को भी ऐड कर देते हैं। तो ये 8 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ कोविड-19 की सिचुएशन का एक रिव्यू करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दूसरी खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब टोक्यो जाने वाले जो हमारे एथलीट्स हैं उनके साथ भी एक इंटरेक्शन करने वाले हैं एंड आई एम श्योर इस इंटरेक्शन से ये जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी एक्सपांड होगा, काफ़ी बूस्ट मिलेगा उनको। 38 करोड़ 11 लाख डोजेस अभी तक हमारे देश में दिए गए हैं। रिकवरी रेट 97.22% तक पहुंच गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने यंगस्टर्स को ये अपील की है कि हम सब यंगस्टर्स जो हैं वो आगे आए और टीका लगवाए। कोविड वैक्सीनेशन जो हैं 100% टारगेट हमें अचीव करना है और उनका ये जो एक एक अपील जो है उनकी, ये अपील जो है वो राइट डायरेक्शन में डेफिनेटली यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए और वैक्सीनेशन जो है वो लगवाना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब 2 दिनों की यात्रा पर जाने वाले हैं। ही इज़ गोइंग टू विजिट तजिकिस्तान। अब आपके लिए एक प्रश्न है, तजिकिस्तान का कैपिटल क्या है? बताइए कमेंट सेक्शन में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई फैसिलिटी की शुरुआत की है, इसको कहते हैं RBI रिटेल डायरेक्ट। इससे होगा ये कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। NEET की जो UG 2021 है एग्ज़ाम, ये 12 सितंबर को कंडक्ट की जाएगी और आज से एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने KP शर्मा ओली को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया है और ये आदेश दिया है कि पार्लियामेंट को फिर से रीइंस्टेट किया जाए और शेर बहादुर दोबा जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया जाए। टर्की में एक मिनी बस जा रही थी और इस मिनी बस में इलीगल माइग्रेंट्स थे। ये क्रैश हो गई, इसका एक्सीडेंट हुआ और 12 लोगों की मृत्यु हुई, 26 लोग इसमें घायल हुए हैं। हमारे एस जयशंकर साहब ने उनके साइप्रस के काउंटर पार्ट के साथ साइप्रस में जो रीसेंट डेवलपमेंट है टूरिज़्म और कोविड को लेकर, तो इसके बारे में डिस्कशन की। जॉर्डन की एक कोर्ट ने जॉर्डन के 2 फॉर्मर ऑफिशियल्स को 15 साल की सज़ा सुनाई है क्योंकि वहाँ पर एक षड्यंत्र, वहाँ का जो पैलेस यानी कि वहाँ के जो राजा हैं उनके खिलाफ एक उनको हटाने की एक जो कोशिश थी तो उसमें नाकामयाब रहे, लेकिन इस कोशिश में ये दोनों लोग शामिल थे। थाईलैंड ने एक बदलाव किया है वैक्सीन पॉलिसी में। ये चाइना की जो सिनोवैक है और एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है तो इसको मिक्स करके प्रोडक्शन को ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, ये कर रहा है एज ए कंट्री थाईलैंड। एंड मनप्रीत सिंह जो DSP हैं पंजाब पुलिस के, ही इज़ गोइंग टू बी द कैप्टन ऑफ हॉकी टीम इन ओलंपिक्स 2021। और इटाली ने यूरो कप 2020 जो है ये जीत लिया है। इंग्लैंड जो है वो फाइनल में था और इटली की यहाँ पर जीत हुई है। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। ह्यूमंस टू ब्लेम फॉर एक्सट्रीम इवेंट्स, पायोनियर का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका
ट्रांसलेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है, एज यू कैन सी। कॉम्प्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी यानी कि किसी अपराध में सहयोगी होना, सांठगांठ होनी या फिर मिलीभगत होनी। द कॉम्प्लिसिटी ऑफ एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मानव जनित इंटरवेंशंस इन द एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो नेचर या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? क्या ये एक नेचुरल प्रोसेस है? नो, ये एक अननेचुरल प्रोसेस लोगों ने, ह्यूमन बीइंग्स ने इसकी शुरुआत की है, और हमारी वजह से ही जो स्पीड से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसकी जो इम्पैक्ट है वो हर एक देश के ऊपर होने लगी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस ने एक रिसर्च टीम तैयार की, और इस रिसर्च टीम ने ग्लोबल क्लाइमेट डेटा को एनालाइज किया। 1982 से 2015 का डेटा जो है इन्होंने एनालाइज किया, और सिर्फ जो डेटा अवेलेबल था सिर्फ उतना ही नहीं, उन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क्स, एक मशीन लर्निंग एक आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया टू अंडरस्टैंड के प्रिसिपिटेशन का मतलब सिर्फ बारिश नहीं होता है। इन अ बिगर टर्म जो पानी के साथ जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं, तो एक्सट्रीम ऐसे प्रिसिपिटेशन के वेदर को रिकॉर्ड किया और उनका एनालिसिस किया, और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, ये फाइंडिंग्स हमें नेचर कम्युनिकेशंस जुलाई 2021 एडिशन में पढ़ने को मिलती हैं। एज वी ऑल नो, ह्यूमन बीइंग्स की वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। जो ज़मीन का यूसेज है वो हम चेंज कर रहे हैं। जंगलों में हम बड़े बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं, जंगलों में बड़ी बड़ी होटल्स हम बना रहे हैं, और जंगल की ज़मीन जो है उसको काट कर वहाँ पर सिटीज़ डेवलप किए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर पॉल्यूशन, हमारे व्हीकल्स से, हम जो खाना खाते हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, जो खाना पैदा करते हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, जो वेस्ट फूड है उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, हर प्रकार के पॉल्यूशंस जो हैं वो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे हैं। और ये सारी चीज़ों की वजह से एक्सट्रीम क्लाइमेट प्रिसिपिटेशन इवेंट्स भी होने लगे हैं। इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। 2014 में IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ने ये कहा कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे आर द मेन कल्प्रिट। ह्यूमन बीइंग्स की वजह से एटमॉस्फेयर, यानी कि जो जनरल हम बात करें टेम्परेचर की, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर इज समथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ एयर, राइट? तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओशियन का टेम्परेचर जो है, जो हाइड्रोलॉजी का पार्ट है या फिर हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और ये दोनों चीज़ों की इम्पैक्ट ग्लोबल वाटर साइकिल्स के ऊपर हो रही है। जो स्नो और आइस हैं वो मेल्ट हो रहा है। स्नो और आइस जब मेल्ट होते हैं तो इसकी वजह से जो ओशियन का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता है, और इसकी वजह से बहुत सारे आइलैंड्स जो हैं वो धीरे धीरे डूबने लगे हैं। Global warming due to man-made reasons has also caused the outbreak of many wildfires. अब जंगलों में जो आग लग रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग, हम ये पढ़ते हैं या फिर हमने कभी ना कभी इस चीज़ को कहीं ना कहीं सुना है कि ह्यूमन बीइंग्स, मैं बात कर रहा हूँ आदि मानव जब थे तो उस टाइम पर जंगलों में आग लगी और फिर वो उसको स्टडी करने लगे, या फिर धीरे धीरे समझने लगे और फिर वो खुद आग को कंट्रोल करने लगे, या फिर आग को पैदा करने लगे। और फिर हम जो मीट था उसको हम पहले रॉ मीट कंज्यूम करते थे, अब आप मीट जो है वो थोड़ा पका कर खाने लगे। फिर फायर का इस्तेमाल जो है वो आप लोगों को भगाने के लिए, नॉट लोगों को बट जानवरों को, ऐसे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं तो उनको भगाने के लिए भी किया जाता था। लाइट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चलती है कि जंगलों में आग लगना जो है ये तो ह्यूमन एक्टिविटीज से पहले भी होता था। इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग, कीप दिस थिंग इन माइंड। जंगलों में आग लगना जो है इट्स ए पार्ट ऑफ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब ये जो जंगलों में आग लग रही है उसकी वजह यह है कि एटमॉस्फेयर और ओशियन का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा हीट की वजह से अननेचुरल आग भी बहुत ज़्यादा लग रही है। इतनी ज़्यादा आग जो है वो नहीं लगनी चाहिए जंगलों में, लेकिन अब जो आग लग रही है, वाइल्ड फायर्स हो रहे हैं,
ये काफ़ी सीवियर हैं। 2019 में जो अमेज़ोन के जंगल में आग लगी थी उसके कंपैरिजन में 2020 की जो आग है ये 28% ज़्यादा है। 2021 में 1157 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो आग की चपेट में। वी आर टॉकिंग अबाउट अमेज़ोन। और भारत में भी यही सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। एक तरफ से जंगलों में आग लगने की वजह से जंगल तबाह हो रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है नई नई जगहों को टाउन या फिर विलेजेस में कन्वर्ट कर देती है, तो जंगल काटे जाते हैं, फिर खेतीबाड़ी के लिए जंगल काटे जाते हैं। तो ये चीज़ें हो रही, भारत में हो रही, दुनिया भर में ये चीज़ हो रही है। फिर फर्नीचर बनाने वाली कंपनी या फिर ये जो लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वुड का इस्तेमाल करने वाली लंबर लॉबी जो है वो भी पेड़ को, जंगलों को काट रही है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जंगल कम हो रहे हैं। जंगल कम हो रहे हैं तो जो एक नेचुरल कैपेसिटी है, फॉरेस्ट या फिर ट्री जो है, ये एक कार्बन सिंक के तौर पर काम करते हैं कि जो कार्बन, एक्स्ट्रा कार्बन है तो उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अब जंगल ही नहीं होंगे और दूसरी तरफ आप ज़्यादा कार्बन कर रहे हैं तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस जो है वो इंक्रीज होगा और ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। अब सिचुएशन ये हो चुकी है, हमारे देश में भी ये हो रहा है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कितना सीवियर वेदर का इवेंट होगा। कई जगहों पर बारिश जब होती है तो इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि एक दिन के अंदर ही पूरा आपका शहर जो है वो फ्लडेड हो जाता है। एक तरफ कोरोना वायरस जिसके बारे में कहते हैं कि जूनोटिक डिजीज़ है, इसके पीछे भी मेन रीज़न यही है, क्लाइमेट चेंज। और हैदराबाद लास्ट ईयर, आई एम श्योर शायद आपको याद होगा, हैदराबाद में इतनी बारिश हुई, 24 आवर्स में 30 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो अपने घुटनों पर आ गई थी बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन। अम्फान साइक्लोन की बात करें तो 4 मिलियन 40 लाख लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा, 128 लोगों की मृत्यु हो गई। और 2020 में मॉनसून सीजन की वजह से 2000 लोगों की मृत्यु हमारे देश में हुई और $10 बिलियन का नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ दिस 2020 मॉनसून। तो हर साल जितने पैसे हम कमाते नहीं हैं, शायद उतना ज़्यादा तो नुकसान जो है वो हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको लेकर एक अवेयरनेस आए। सिर्फ गवर्नमेंट अब कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट के साथ साथ हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडिविजुअल को जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो करना पड़ेगा। एवरीवन शुड बी, जो कहते हैं ना कि ऑल हैंड्स ऑन द डेक, यानी कि सभी अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तभी ये चीज़ को हम रोक पाएंगे, इसकी इंटेंसिटी को रोक पाएंगे और शायद चीज़ों को बैक टू नॉर्मल कर पाएंगे। अगर अब हमने कोई स्टैंड नहीं लिया तो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ही कम समय है हमारे पास, अगर आने वाले 10-15 सालों में हमने चीज़ों को इम्प्रूव नहीं किया तो फिर हम एक ऐसे टिपिंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जिसको एक बार हमने क्रॉस कर लिया उसके बाद रिटर्न आना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर एक दूसरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मैंने जानबूझकर ये टॉपिक बीच में रखा है, अगर दो एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए टॉपिक को डिस्कस करते तो शायद दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दिस वन, सक्सेस ऑफ इंडियाज डेयरी सेक्टर एक्सेट्रा। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, इसका टाइटल थोड़ा बड़ा है लेकिन मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। अगर आप इस आर्टिकल को फिर से पढ़ना चाहते हैं, पूरे आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं, तो इट इज़ अवेलेबल ऑन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। अशोक गुलाटी साहब का नाम आपने सुना होगा, मैंने कई बार बताया है कि अशोक गुलाटी साहब के आर्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं और उनके सॉल्यूशंस भी काफ़ी इम्प्लीमेंट किए जा सके, ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं वो सजेस्ट करते हैं। तो 5 जुलाई को उन्होंने एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, अशोक गुलाटी और आयुषी खुराना ने, जिनको हम यहाँ पर GNK कहेंगे, जी फॉर गुलाटी, के फॉर खुराना। तो GNK ने जो आर्टिकल लिखा था 5 जुलाई को, तो उस आर्टिकल का रिप्लाई देता हुआ या फिर उसको एक और ज़्यादा उसमें वैल्यू ऐड करने वाला आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में हमें पढ़ने को मिलता है ना। अब ये जो आर्टिकल लिखा था 5 जुलाई को, तो इसमें मिल्क इकोनॉमी के बारे में बात कही थी और इसमें प्रोडक्शन मिल्क का कितना ज़्यादा हो रहा है और किस रेट से ये आगे बढ़ रहा है, GDP में क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है और दूसरे देशों के साथ कंपैरिजन जो है, ये सारे आंकड़े हमें इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलते हैं। GNK is concluding recommendations that let the prices be determined by market forces should be largely acceptable.
ये 5 जुलाई वाले आर्टिकल में गुलाटी और खुराना ने ये कहा कि मिल्क की प्राइस जो है ये मार्केट तय करें, हमें इसमें या फिर सरकार को इसमें इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। इस आर्टिकल में यही बात है कि अगर हम देखें, अगर इसको थोड़ा और ज़्यादा इस टॉपिक को या फिर इस क्षेत्र को और ज़्यादा एनालाइज करें, थोड़े उसके डेप्थ में जाए, तो पता चलता है कि मार्केट ही प्राइस को डिटरमाइन करती है। इसमें कोऑपरेटिव्स या फिर दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इतना ज़्यादा इसमें रोल प्ले नहीं करते हैं, मार्केट ही डिसाइड करती है मिल्क की प्राइस। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो है कि कैसे अमूल की एक शुरुआत होती है। विल टॉक अबाउट इट, लेट्स क्विकली गो थ्रू सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो कोऑपरेटिव्स जो हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे देश में। कल भी हम कोऑपरेटिव्स के बारे में बात कर रहे थे, इट वाज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और अमूल के बारे में जानते हैं इट इज़ ए कोऑपरेटिव, राइट। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है हमारे देश में। लेकिन मिल्क की जब हम बात करें, दूध की बात करें, तो हमारे देश में जो टोटल प्रोडक्शन होता है तो उसका सिर्फ 20% ही कोऑपरेटिव्स जो हैं वो ऑपरेट करती हैं। आज भी जो प्राइवेट वेंडर्स हैं, छोटे छोटे वेंडर्स, छोटे बड़े जो भी वेंडर्स हैं, वो टीयर 2 सिटी में या फिर टीयर 2 टाउन्स हैं या फिर छोटे गांव में अगर हम देखें तो किसी के पास 1-2 गाय हैं, वो गाय का दूध जो है, गाय या फिर भैंस का दूध जो है वो खुद अलग अलग घरों तक पहुंचाने के लिए, आपने देखा होगा कि आपके भी शहरों में ऐसा होता ही होगा कि मोटरसाइकिल लेकर जो दूध वाला व्यक्ति हैं, दूध वाले जो भैया हैं, वो अलग अलग घरों में दूध देने के लिए जाते हैं। तो उनको जो सप्लाई मिलती है वो कोऑपरेटिव से नहीं मिलती है, वो डायरेक्टली उनके कुछ प्राइवेट ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से मिल्क को घरों तक पहुँचाया जाता है। और फिर दूध का इस्तेमाल जो है, एक कोऑपरेटिव का दूध नहीं, ये प्राइवेट प्लेयर्स का या फिर प्राइवेट सप्लायर्स का दूध जो है उसका इस्तेमाल मिठाइयों को बनाने के लिए भी हमारे देश में किया जाता है। तो ये एक, जब हम इस एंगल से देखें, जब इस चीज़ को हम समझें, तब पता चलता है कि यस, कि 20% ही मिल्क जो है वो कोऑपरेटिव्स के द्वारा हैंडल किया जाता है, बाकी का जो मिल्क है वो लोकली ही कंज्यूम हो जाता है। अब हम इतिहास में जाएं तो जब परमिट राज था, लाइसेंस परमिट, उस समय पर भी नेस्ले का एक प्लांट था अमृतसर में। फिर ग्लैक्सो जो अब हिंदुस्तान लीवर का पार्ट है, तो उनका एक अलीगढ़ और इताह में एक प्लांट था। और हिंदुस्तान मिल्क फूड्स जो अब हिंदुस्तान लीवर का पार्ट है, तो आंध्र प्रदेश में राजामुद्री में उनका एक प्लांट था। नेस्ले के बेबी फूड, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए लगभग 1000 लीटर दूध जो है वो कंज्यूम किया जाता था, यानी कि इतना दूध जो है वो कलेक्ट किया जाता था। फिर इसमें से बेबी फूड और कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, चॉकलेट्स एक्सेट्रा चीज़ें जो है वो बनाई जाती थी। हमारे देश में जब कोऑपरेटिव्स की शुरुआत हुई, अगर हम उसकी हिस्ट्री में जाए तो कॉलोनियल एरा के टाइम में ही इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। 1946 त्रिभुवन दास पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के फॉलोवर थे, गांधीयन थे। और उस समय पर ऐसा हो रहा था कि खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ के जो फार्मर्स हैं जो दूध पैदा करते थे, तो अब विंटर के टाइम पर दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, समर के टाइम पर दूध का प्रोडक्शन कम होता है। तो क्योंकि विंटर टाइम पर प्रोडक्शन ज़्यादा था, तो ये जो अलग अलग डेयरीज थी उस टाइम पर, एक थी ग्रेटर बॉम्बे मिल्क स्कीम, तो ये GBMS जो है वो विंटर के टाइम पर दूध लेने से मना कर देते, कह देती थी कि हमारे पास एक्स्ट्रा दूध है, तो हमें आज आपके दूध की आवश्यकता नहीं है, वी डोंट नीड योर मिल्क। तो फिर त्रिभुवन दास पटेल ने लोगों को मिलाकर, ये जो किसान थे तो उनको इकट्ठा करके फिर एक स्ट्राइक की, और फिर जो GBMS हैं उन्होंने इनकी एक रिक्वेस्ट थी, उनकी मांग जो थी वो मान ली। और फिर जो हैं ये त्रिभुवन दास पटेल, या फिर उन्होंने मिलकर एक बेसिकली कोऑपरेटिव बनाई, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको हम अमूल के नाम से जानते हैं। फिर एक वर्गीस कुरियन नाम के जो हैं हमारे, हम कहते हैं फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन या फिर वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो उनको अपॉइंट किया गया एज ए मैनेजर। और कुरियन साहब ने ये देखा कि दूध जो है, जो एक्स्ट्रा मिल्क है, दूध की वैलिडिटी बहुत कम रहती है,
तो एक्स्ट्रा मिल्क को अगर हम मिल्क पाउडर में कन्वर्ट कर दे, बटर में कन्वर्ट कर दे, तो लोग बटर का कंजम्पशन भी कर पाएंगे। और मिल्क पाउडर जो है इसका इस्तेमाल हम उस टाइम पर कर पाएंगे जब दूध का प्रोडक्शन या फिर दूध की सप्लाई अगर कम होगी, तो उस टाइम पर मिल्क पाउडर में से फिर से दूध बनाया जा सकता है। तो फिर यूनिसेफ से ग्रांट ली गई और फिर अमूल डेयरी जो है वो फाइनली 1956 में एस्टैब्लिश की गई। और आजू बाजू के जो मेहसाणा बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट के जो कोऑपरेटिव्स थे, नए कोऑपरेटिव्स, तो उनको भी ऑन बोर्ड वो लेकर आए। और इस वजह से हुआ ये एक पहला पिलर बन गया सक्सेस का, कि इसकी वजह से एक बड़े लेवल पर बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर, उस समय की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल करते हुए जो माइक्रो प्रोडक्शन था उसको भी मैक्रो प्रोडक्शन में कन्वर्ट किया, टेक्नोलॉजी का और डिस्ट्रीब्यूशन और ये सारी चीज़ों का, जिसको कहते हैं इकोनॉमिक स्केल को उन्होंने अचीव किया। और इसकी वजह से ये अमूल जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। तो ये बन गया मिल्क प्रोडक्शन का पहला ऐसा पिलर। दूसरा जो स्टेप हुआ वो ये हुआ कि ट्रेडिशनली महिलाएं ही जो गाय और भैंस का दूध है वो कलेक्ट करके और डेयरीज तक या फिर लोकल जो ऐसा एक सेंटर रहता है गाँव में, तो वहाँ तक पहुँचाने का काम जो है वो महिलाएं ही करती थी। तो अब कोऑपरेटिव्स, ये अमूल फॉर एग्जांपल अलग अलग जगहों से, अलग अलग गाँवों से मिल्क कलेक्ट करने लगी थी, तो महिलाएं जब ये सेंटर्स में जाती थी तो एट द एंड ऑफ द वीक उनको पेमेंट मिलता था। तो अब महिलाएं जो हैं वो एक्स्ट्रा, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट आज से 70 ईयर्स पहले, महिलाओं के पास एक इनकम आने लगी। और इस इनकम की वजह से उनका स्टेटस भी एलिवेट हुआ, फैमिली को भी काफ़ी सपोर्ट मिलने लगा। तो उस टाइम पर ये जेंडर इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो थी वो ऐसे सारे शब्द अवेलेबल नहीं थे, लेकिन ये एक प्रोसेस ऐसी हुई जिसकी वजह से मिल्क इकोनॉमी जो है वो डेवलप हुई, कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। तीसरी चीज़ हुई फैमिली के ऊपर इसकी इम्पैक्ट। उस टाइम पर हमारे देश में इरिगेशन की, सिंचाई की ऐसी कोई खास फैसिलिटी थी नहीं, तो कई बार नुकसान हो जाता था, कुछ बारिश नहीं हुई, कम हुई, ज़्यादा हो गई, तो ये सारी चीज़ों की वजह से खेती बाड़ी में से कोई इनकम लोगों को मिलती नहीं थी। तो ऐसे समय पर दूध की जो इनकम है वो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती थी। तो फैमिली भी अब ये दूध का प्रोडक्शन जो है वो एक इम्पोर्टेंट पिलर बन गया फैमिली के लिए भी, एक सोर्स ऑफ इनकम का। और ये तीन चीज़ें जो हैं, ये तीन चीज़ों की वजह से दूध का प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे हमारे देश में एक्सपांड और इंक्रीज होता रहा, और इसके साथ साथ समाज में भी एक पॉजिटिव बदलाव जो है वो लेकर आया। तो ये है ये पूरा आर्टिकल। अब बात करते हैं स्टॉप मेसिंग अराउंड और एल्स, ये फ्री प्रेस जर्नल का एक आर्टिकल है। अगेन क्लाइमेट चेंज की बात करें, टेम्परेचर पूरी दुनिया में काफ़ी बढ़ चुका है, हीट वेव हर जगह पर हमें देखने को मिल रही है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो डू यू नो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उससे 7 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर कुछ जगहों पर हमें देखने को मिला। वेस्टर्न वर्ल्ड में, कनाडा में और यूएसए में कितने सारे लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ हीट वेव। और कैलिफोर्निया, जो डेथ वैली है कैलिफोर्निया में यूएसए में, तो वहाँ पर टेम्परेचर 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, 54 डिग्री। तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ रियल थिंग। फिर जब ज़्यादा धूप होती है तो व्हीट का प्रोडक्शन भी ड्रॉप हो जाता है, और इसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस इंक्रीज होगी, प्राइस इंक्रीज होगी तो गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, फिर हंगर, और हंगर की वजह से मृत्यु और माल न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ते ही जाते हैं। 1951 की बात करें तो जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तब एक नए ज़माने की शुरुआत हुई। यूरोप में एक शांति का माहौल था। एशिया और अफ्रीका में जो कॉलोनीज थी, ब्रिटिश एम्पायर, जर्मन एम्पायर, इटालियंस एक्सेट्रा, ये भी अब धीरे धीरे वापस जाने लगे थे। और उस टाइम पर ग्लोबल पॉपुलेशन कुछ 2.6 बिलियन की थी। इंडिया की पॉपुलेशन 1951 में 361 मिलियन थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का जो समय है तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पब्लिक हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, राइट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगे चीज़ों के, लोगों को जॉब्स मिलने लगी, इनकम आने लगी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से स्टेबिलिटी आई, फूड भी अवेलेबल था, दवाई भी अवेलेबल होने लगी, इनकम भी अवेलेबल थी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एक ऐसा एनवायरनमेंट हुआ, एनवायरनमेंट इन द सेंस ह्यूमन एनवायरनमेंट ऐसा हुआ कि लोग जो हैं वो शादी करने लगे, उनके बच्चे होने लगे, बच्चों को उनको पालना और ये सारी चीज़ें जो हैं वो
अफोर्डेबल होने लगी और मृत्यु कम हो रही थी। पहले 1000 बच्चों का जन्म होता था तो 200-250 जितने बच्चे जो हैं वो मर जाते थे। फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से ये आंकड़ा धीरे धीरे कम होता गया। फिर ऐसा भी समय था भारत में जब 50 साल की उम्र में लोग जो हैं वो मर जाते थे। 50 एक एवरेज एज थी। लेकिन अब फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे जो है वो एज इंक्रीज़ होती गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें मिलने की वजह से लोगों की उम्र तो ज़्यादा लोग पैदा होने लगे, कम लोग मरने लगे। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई। मैं कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। पिछले 70 ईयर्स में आप देखिए दुनिया की पॉपुलेशन 3 टाइम्स ज़्यादा एक्सपांड हुई है। 7.9 बिलियन, कहाँ पर हम थे 2.6, आज कहाँ पर हैं 7.9। इंडिया का देखिए 361 मिलियन, आज हमारी पॉपुलेशन कुछ 1.39 बिलियन है। और ये टोटल जो 7.9 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन है, उनको कपड़े चाहिए, उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, उनको रहने के लिए मकान चाहिए, उनको यहाँ वहाँ जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हम करते हैं, सारी चीज़ों में जितनी भी चीज़ें, अगर आप अपना मोबाइल भी चार्ज करते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, तो भी क्लाइमेट चेंज में आप कार्बन को ऐड कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इस आर्टिकल में लग रहा है वो ये है कि जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो आप पॉपुलेशन को इसमें से निकाल ही नहीं सकते। पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा आपको पीने का पानी चाहिए, खेती बाड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, सिटीज़ ज़्यादा चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑक्सीजन भी जो हम ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्रीथ आउट करते हैं, तो इसकी वजह से भी कार्बन एडिशन होता है। और फिर लगभग दुनिया में 80% जितने लोग जो हैं वो ओमनिवोरस हैं। ओमनिवोरस यानी कि वी ईट बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट। तो ये दोनों चीज़ों की वजह मीन्स ये मीट कंजम्पशन जो है, इट इज़ ऑल्सो मिल्क प्रोडक्शन और मीट प्रोडक्शन जो है, इसकी वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है वो उसमें 14.3%, टोटल जो ग्रीन हाउस गैस है उसमें से 14.3% जो है ये लाइव स्टॉक की वजह से आता है, पशुपालन की वजह से आता है। और जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा पशुपालन आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड हो रही हैं। तो इसका पशुपालन की बात करें तो एक यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है जिसको कहते हैं लैब मीट। लैब मीट जो हैं ये एथिकल भी हैं, इसमें आपको किसी जानवर को मारना नहीं है। मीट में से जो आपको प्रोटीन्स एक्सेट्रा चीज़ें मिलती हैं वो आपको लैब मीट में मिल जाएगी। और आजकल बिल गेट्स और दूसरे जो ऐसे बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो भी इसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं लैब मीट को। सिंगापुर ने इसको सक्सेसफुली ट्राई किया, दुनिया के दूसरे देशों में भी इसको एक ग्रीन सिग्नल मिला है। तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, साइंस और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो हैं वो हमें निकालने पड़ेंगे। एंड वी हैव टू सीरियसली थिंक अबाउट अवर पॉपुलेशन, ह्यूमन बींग की पॉपुलेशन। इतने सारे ह्यूमन बींग्स की, इट मे साउंड बिट रूड, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई थिंक इतने सारे ह्यूमन बींग्स की क्या पृथ्वी को आवश्यकता है? ये क्वेश्चन, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ कि इतने ज़्यादा लोगों की क्या आवश्यकता। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ गलत करना है इनके साथ, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट एज ह्यूमन बींग्स, एज ए स्पीसीज, वी हैव टू थिंक कि अगर ये पृथ्वी जो है ये इसको हम इतना एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये हमारी स्पीसीज़ के लिए या फिर आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ही नेगेटिव बात होगी। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, द पावर ऑफ स्क्रूटिनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिल्ली असेंबली, अब दिल्ली की जो असेंबली है, दिल्ली असेंबली कमेटी ऑन पीस एंड हारमोनी, दिल्ली में जो 2020 में रायट्स हुए थे, तो दिल्ली की जो असेंबली है उन्होंने एक पीस एंड हारमोनी नाम की एक कमेटी तैयार की। अब इस कमेटी ने फेसबुक के जो हेड हैं यहाँ पर भारत में, तो उनको समन किया, उनको कहा कि आप हमारे सामने उपस्थित होइए, हमें आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं। तो फेसबुक ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जो IT लॉज हैं हमारे देश में ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और दिल्ली जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को अप्लाई करने की कोशिश कर रही हैं, तो आप उनको मना कर दीजिए कि ऐसा वो हमें नहीं बुला सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये लेजिस्लेटिव पावर जो है दिल्ली की कमेटी का या फिर किसी भी स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसका ये अधिकार है, उनका पावर है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया तो फिर स्टेट उसमें कुछ नहीं कर सकती। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये एक लेजिस्लेटिव असेंबली का एक रोल है, और वो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को चैलेंज कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ के दायरे में रहते हुए ही उनको, अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, उनको कुछ चीज़ें आपसे जाननी है, तो आपको वहाँ पर जाना चाहिए। इसमें कुछ गलत काम दिल्ली की इस कमिटी ने या फिर इस कमीशन ने कुछ गलत काम नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक बैकअप दिया है, अब होगा ये कि अलग अलग राज्यों में, और इसमें गलत बात नहीं है, अलग अलग राज्यों में, ऑफ कोर्स आईटी लॉज जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में ये इश्यूज होते हैं। ये व्हाट्सएप की वजह से या फिर फेसबुक की वजह से रायोट्स जो हैं वो तो स्टेट्स में ही होते हैं। तो फिर अलग अलग राज्यों की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो फिर फेसबुक और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समन कर सकती है। तो ये एक नया दरवाज़ा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। और एक और चीज़ है कि देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे पैसे एडवर्टीजमेंट और इन सारी चीज़ों से कमाते हैं। अब जब बात पैसों की आती है तब वो सारे पैसे ले लेते, तब वो हमारे साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करते, हमारा ही डेटा इस्तेमाल करते हैं, और दे मेक ह्यूज मनी आउट ऑफ इट। लेकिन जब किसी व्यक्ति ने कुछ गलत चीज़ लिखी और उसकी वजह से कुछ गलत चीज़ हो गई हमारे समाज में, तो वो ये कह देते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं है, वी आर जस्ट ए प्लेटफॉर्म। लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अब किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, एक एक चीज़ को हम माइक्रो मैनेजिंग तो नहीं कर सकते। तो ऐसी एक्सक्यूज़ जो है वो दे देती है ये सारी कंपनीज। तो इसका भी एक सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा एज ए स्टेक होल्डर्स, एवरीवन टुगेदर। एक रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन और आईटी लॉज की आवश्यकता है। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दिस इज़ अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ऑलरेडी मैंने आपको एक प्रश्न पूछ लिया है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड, एंड आई विल सी यू टुमारो अर्ली मॉर्निंग। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।